नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एलटी एग्जाम्स के जीएस वाले हिस्से में जो कॉमन पेपर आप जिसको कहते हैं उसमें मैथ्स का रोल है और मैथ्स को हल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें भी लगता है कि मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए उसका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा मिलता रहे और इसी सब प्रयासों में जो जेन्युइन सोल्यूशंस है, ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी, वो आपको मिलता रहे। तो ये यही मेरे प्रयास रहते हैं और इसी आधार पे मैं आपके लिए काम करता हूँ। आपका पेपर 6 तारीख से है तो निश्चित तौर पर आपको डर भी होगा कि मैथ्स के सवाल कैसे आ सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि अगर इन सवालों को आप हल करते हैं तो ये सवाल ना केवल जीएस वाले हिस्से में, इवन जो टीजीटी वाला हिस्सा है वहां पर भी ऐसे कुछ अरिथमेटिक के सवाल आपको फेस करने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, एक एक सवाल को अच्छे से रिवाइज करिए और अगर कोई और कंफ्यूजन हो आपके मन में तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि 7 से 8 सवाल आपको अपनी परीक्षा में कॉमन वाले हिस्से में दिख सकता है, तो मैं 10 सवाल अच्छे करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड करा रहा हूँ, ऐसे जो जेन्युइन है और बहुत सोच विचार करके चुन चुन के इसको करवाया हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर दे, जिससे इस वीडियो का रिकमेंडेशन अच्छे तक पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए, जो जेन्युइन है उनको प्राप्त हो जाए। मैं लेकर चलता हूं आपको मैथ के उन शानदार सवालों पर जो सवाल आपकी परीक्षा के एकदम सर्टेन पार्ट है, नई निश्चित तौर पर इसको आपको फेस करने को मिलेगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म कैसे होते हैं। तो पहले तो आप ऐसे ध्यान दीजिए, ये दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, आप सब समांतर रेखाओं का गुण जानते होंगे। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, अगर इस लाइन को ना लिखता कि समांतर रेखाओं, कहता कि दो रेखाएं यल और यम जो इस तरह से डिनोट की गई हैं, इस समांतर को प्रेजेंट करती है। एक तिर्यक रेखा ऐसे इसको काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर संगत का अर्थ क्या होता है, समान जगह पर। जैसे अगर हम रेखा यल है तो मेरे ऊपरी हिस्से में यह कोण इस रेखा यम के ऊपरी हिस्से में इस कोण के बराबर हो। अगर यहाँ पर x है तो निश्चित तौर पर यह y होगा, सॉरी यह भी x ही होगा, करेक्ट है। और दूसरी तरफ इसी रेखा के निचले हिस्से में अगर यह y है तो निश्चित तौर पर यह y होगा। सेम उसी टाइप से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह कोण आपको कुछ और भी कंफर्मेशन दे दे, तो हालांकि इसका उत्तर आपने देख लिया होगा कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो बराबर के और बिहेवियर देख लीजिए। अगर यह कोण y है तो ये भी मैं बता दूं कि y ही होगा, इसका कारण शीर्षाभिमुख होता है और इस रेखा के ऊपरी हिस्से में यहाँ y है तो यहाँ भी y ही होगा और उसका कारण ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। फिर उसी तरह से अगर यह x है तो इसको भी x होना पड़ेगा और यह x है तो इसको भी x होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो उसने संगत की बात की थी, संगत में दो कोणों का जोड़ा हमेशा बराबर होता है। बाकी भी रिलेशंस आपको ऐसे देखने पे मिल सकते हैं और एक कोण की जानकारी से दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो सभी सातों कोणों को जो बचे होते हैं, कुल मिला के तो 8 होते हैं, सब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला सवाल डन होता है, प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। दूसरे सवाल पर आइए। सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल्जेब्रिक पार्ट है और एल्जेब्रिक सवाल बहुत फेस करने को मिलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपके सामने 90 दिया है, ठीक है। ए बी का मान 27 है, जो प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स दैट इज 27। अब इसने हमसे कहा है कि ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। देखो इसको दो तरह से हम लोग सोच सकते हैं, एक तो प्रॉपर हम स्टेटमेंट बना ले, ए प्लस बी की वैल्यू सोच ले, ए माइनस बी की वैल्यू सोच ले, या तो ऐसे दो टर्म्स सोचे जिनका प्रोडक्ट 27 हो जाए और जिनका गुणनफल 90 हो जाए। वो टर्म्स अगर आपके मन में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे अगर सोच पा रहे हैं कि दो टर्म है जिनके वर्गों का जोड़ 90 हो जाए और जिनका प्रोडक्ट आपको 27 मिल जाए, अगर ऐसा कुछ है, भाई 27 को काट कौन सकता है, ऐसे सोचना पड़ेगा। जैसे हम 27 को काटने के लिए 9 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, भाई 9 भी काटेगा 3 भी काटेगा। और वैसे भी आप देखिए, सोचिए, तो 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ना, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 3 का वर्ग 9, तो 81 9 90 होता है कि नहीं होता है। तो क्लियर तो हो गया कि ए का मान 9 हो गया और बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्यों ना हम यहाँ पर रख दे कि 9 प्लस 3 कर दें और 9 माइनस 3 कर दें। तो 9 3 तो 12 होता है, 9 से 3 निकलता है 6 होता है, 6 दूना 12, तो ये वैल्यू 2 हो गई। आपको इसी चीज को अगर हम चलते आपको ये बताते कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से फार्मूला लगाओ, तो इस तरह से करने से टाइम टेकन होता, समय ज्यादा लगता और कैलकुलेशन भी बहुत टफ होती। फिलहाल ऐसे डायरेक्टली सोच करके ऐसे सवालों का उत्तर कर सकते हैं। तो दूसरा डन होता है, बहुत ध्यान से इस सवाल को भी नोट कर लीजिएगा। तीसरे पर आ जाइए। दो संख्याओं का रेशियो हम लोग को दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:9 है, उनका एचसीएफ मासा 22 दे रखा है, उनका एलसीएम पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर संख्याओं का अनुपात जैसे ए और बी है, ठीक है, ये अनुपात है, आप सबको क्लियर है। इन्हीं संख्याओं का अगर हमारे पास मासा हमको दे रखा हो एक्स, ठीक है, तो इसका जो लासा होता है, इसका जो लासा वह ए बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर रेशियो आपको 2 और 9 दिया है और मासा आपको 22 दिया है,
तो कुछ नहीं करिए, 2 गुणे 9 गुणे 22 कर दीजिए। ठीक है, 2 9 18 होता है, 18 गुणा 22 कर दीजिए, 18 दूना 36, 18 36 3 39, 396, ये उनका एलसीएम होगा। कुछ भी और कर सकते हैं, जैसे अगर आपको उन संख्याओं का जोड़ करना हो तो 9 2 11, 11 गुणे 22 कर दीजिए। उनका अंतर करना हो, 9 में से 2 निकला, 7 गुणे 22 कर दीजिए। जो भी हमसे पूछेगा हम लोग उसको डिसाइन कर सकते हैं। अगर रेशियो के साथ एचसीएफ दिया तो एचसीएफ बहुत पावरफुल होता है, प्रत्येक संख्याओं से कनेक्ट होता है। अगर आपसे संख्याएं को पूछ ले 22 दूना 44, 22 9 198, तो ऐसे सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। एक स्कूल में कुल 100 छात्र हैं, बढ़िया सवाल है, और प्रत्येक छात्र क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेलता है, मतलब सब स्पोर्ट पर्सन टाइप के हैं। सारे 100 के 100 बच्चे सब कोई ना कोई खेल में इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दुगनी है कि दुगनी है, मतलब इसने कहा जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ये देखिए, और फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्रिकेट वाले बच्चे फुटबॉल की तुलना में डबल है। वैसे भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, सबको पसंद है ना, यहाँ पर ये हमने प्रेजेंट कर दिया। साथ ही केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या की 3 गुनी। अब इसमें देखिए 2 चीज होती है, एक तो जैसे आप ऐसे समझिएगा, आपको अगर जैसे देखिए अब यहाँ पर भाई जिस हिसाब से इसने प्रेजेंट किया है कि हमसे कहा है कि क्रिकेट खेलने वाले, जब बात करेगा क्रिकेट खेलने वाले तो उसमें ऐसा नहीं कि फुटबॉल नहीं खेल सकते। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब 2 चीजें इसने हमसे कहा कि अगर क्रिकेट खेलने वालों की संख्या देखेंगे तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या की डबल है, ये देखिए साफ साफ लिखा है। लेकिन इसने कहा केवल क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्रिकेट की बात कर रहा है, केवल फुटबॉल खेलने वाले संख्या की 3 गुनी है। इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वालों की संख्या बताओ कितनी है। ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों खेल खेला करते हैं, अर्थात क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। जैसे कुछ ऐसे डायग्राम अगर आप बनाइए, ये देखिए क्रिकेट का और फुटबॉल का, बहुत ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जैसे इसने कहा कि क्रिकेट वाला गोला है, ये फुटबॉल वाला गोला है, करेक्ट है। इसने हमसे एक बात कहा कि अगर हम, जैसे इसने कहा देखिए देखिए ये पूरा गोला अगर इसको लेते हैं रेड कलर तो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, ये इस गोले की बात करते हो तो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। अगर इसकी संख्या 1 है तो इसकी संख्या टोटल कितनी है, 2 है। बट इसमें एक बात है, उसको सुनिए। बात ये है कि ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल ये हिस्सा, अरे दोनों हो गया, कॉमन बोथ हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं कह दूं केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या की 3 गुनी है, तो अगर केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या x है तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 3x हो गई। ठीक है, ये 3x हो गई, x हो गई। अब निश्चित तौर पर देखिए क्या स्थिति है, पढ़िएगा। अगर हम यहाँ पर एक और कॉमन हम ऐसे सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया कि जो कॉमन है दोनों, भाई यहाँ पर आप निश्चित तौर पर एक वैल्यू ऐसी सोचेंगे ना, जो यहाँ पर मान लीजिए हमने पी ले लिया या कुछ भी ले लिया और वही वैल्यू वहां पर सोचनी है हम लोग को। दरअसल हम अगर सवाल को प्रॉपर हल करें तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन तीनों का जोड़ ये वैल्यू और इन तीनों का जोड़ आपका 100 होना चाहिए। ऑप्शन से अगर हम चलना चाहें तो बहुत बढ़िया होगा। अब इसमें अगर कोई ऐसा विकल्प हो, जैसे हम विकल्पों के आधार पर 30 है, 28 है, 25 है, 20 है, अगर हम इस विकल्पों के आधार पर 30 रखते हैं, ठीक है, 30 जाएगा 100 से घटेगा तो 70 होगा। क्या 70 3 और 4 से 4x से 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 30 नहीं हो सकता। अब एकदम सब ओरल हो जाएगा, देखते रहिएगा, बस आपको क्लियर कर दूंगा। और सुनिए, अगर मैं 28 लेता हूं तो 28 लेने पर 20 निकला तो 80 और 8 और निकला तो निश्चित तौर पर यह संख्या 72 हो जाएगी। 72 4 से कट जाएगी, 72 4 से कट जाएगी। 25 भी अगर घटेगा 100 से 75 होगा, वो भी 4 से नहीं कटेगा। 20 घटने पर मतलब विकल्पों के आधार पर चलिए तो 28 हो सकता है और 20 हो सकता है, ना 25 होगा ना 30 होगा। ठीक है, आइए अब अगर हमने मान लीजिए इस संख्या को ले लिया, सपोज करिए 28 को, 28 को अगर यहां पर मान लिया कि संख्या दोनों खेलने वालों की 28 है, अगर इसको 28 ले लिया तो ये दोनों जुड़कर 72 होने चाहिए। और अगर आपने 72 माना है और 3x और 4 1x मिलकर 4x होता है, तो 4x बराबर अगर 72 है तो x बराबर आपका 18 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह संख्या 18 होनी चाहिए, ये 18 यहाँ 54 होना चाहिए। अब आप चेक करो, आप चेक करिए, अगर हम इस समय 54 में 28 जोड़ दें तो 8 4 12, 5 2 7 1 8 हुआ। ठीक है, और उधर आपके पास 28 है और 18 कितना होता है बताएं? 28 18 8 8 16 और 28 और 18 कर रहे हैं, 2 1 3 1 4 हो गया। क्या 46 दूना तो 82 थोड़ी होता, 46 दूना तो 92 होता है ना भाई। हम इस समय अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट की संख्या कितनी हो गई भाई? 54 था, 54 में 28 जोड़ा, 8 4 12, 5 2 7 1 8, तो आपका 82 हो गया। और अगर हम
फुटबॉल वालों की बात करें तो 28-18 कितना होता है, 46 होता है। 28-10-38, 28-10-38 46 होता है। तो 46, तो इसका मतलब ये भी विकल्प गायब हो गया। अब बचा 20। अगर हम इसको 20 लेते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको 20 लिया तो 20 लेने के बाद यह संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी टोटल। 80 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 4 से, 4 बराबर 80 कर लें तो 1 बराबर आपका 20 होगा, अर्थात यह संख्या आपकी 20 हो गई। अगर यह 20 हो गई तो यह कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। करेक्ट है, यह संख्या 20 है तो 60 हो गई। तो 60 और 20 80 होता है तो यह 20 हो ही गया। अब यहां पर क्रिकेट वाले 80 हो गए टोटल और फुटबॉल वाले 40 हो गए। तो 40 दूना 80 है कि नहीं, बिल्कुल सही बात, इसलिए राइट सोल्यूशन डी विकल्प होगा। डी विकल्प होगा और इसका जो दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 20। हम अगर समीकरणों के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकन होगा, अजीब हो जाएगा आपके लिए, इसलिए जैसे बताया यही तरीका बेस्ट है। चौथा डन होता है। पांचवें पर आइए। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मत कहिए, बंद आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज है, के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कि शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जब ये सवाल आया तो इस सवाल का मतलब होता है बैठकी या अरेंजमेंट या परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह के अप्रोच के आए कि हमें जैसे कुछ अगर रिसोर्सेस दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमें एक बहुभुज दिया गया जिसमें 10 भुजाएं हैं, मतलब 10 भुजा का भी एक स्ट्रक्चर सोच सकते हो, बना नहीं सकते हो, बना सकते हो बट बहुत अजीब होगा। उसका उपयोग करके हमें त्रिभुज, ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है आप सोचिए, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज बनेगा तो 3 ही भुजा की हेल्प से बनेगा ना, मतलब मेरे पास अगर 10 भुजा का रिसोर्स है और उसमें मुझे 3 भुजाओं वाली आकृति बनानी है तो यह कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्बिनेशन से। कहां से आएगा, कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर, एनसीआर कहता है हम एन फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल है। मतलब हम कह देंगे 10 भुजाओं वाले बहुभुज से हम 3 भुजाओं वाली आकृति का निर्माण करना चाहते हैं तो कुल कितनी आकृतियां संभव है। लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 10 से 3 निकलेगा 7 फैक्टोरियल ना, 7 फैक्टोरियल। अब आप इसका सोल्यूशन करिए। कैसे, जब इसको हम प्रॉपर हल करेंगे तो 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा और फिर आगे 7 फैक्टोरियल कर दीजिए क्योंकि ये 7 फैक्टोरियल को खत्म कर देगा। ये खत्म हो गया और यहाँ पर 3 गुणा 2 हो गया, इसको खत्म कर दिया। 3 तिया 9 होता है, यस, 2 चौके 8 होता है, 4 तिया 12, दहम में 120। टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं बताएं, पहला विकल्प 120 त्रिभुज टोटल निर्माण किया जा सकता है। ये पांचवा इसका सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गई बातें, यस। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए अलजेब्रिक है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अलजेब्रिक आपको फेस करने को मिलेगा। आपके पास ये व्यंजक है, देख पा रहे हैं आप लोग, यहां से यहां तक, ठीक है। मुझे इसका सोल्यूशन करने को दिया गया है, आइए मैं ट्राई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बातें क्लियर हो जाएंगी। आप इसका होल स्क्वायर सोचो तो क्या होगा ना, इसका होल स्क्वायर सोचे तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 ना, प्लस 2x² वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z² एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जैसे अभी माइनस में है तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो सब प्लस में हो, सब चेंज हो जाएगा साइन। देखिए क्या होगा, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2y² जेड स्क्वायर और माइनस 2z² एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। नीचे अगर हम लोग चलते हैं, देखिए क्या है अपने पास पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास x प्लस जेड है, x माइनस जेड है, जो कि यहीं पे कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा और इसका जो प्रोडक्ट है वाई स्क्वायर के साथ होगा। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, या वैसे भी रहने दे सकते हैं, हो सकता है कुछ कटने की गुंजाइश बन जाए। जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर माइनस 2y² जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस 2z² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर, 2x² वाई स्क्वायर, और ये माइनस को प्लस किया हूं तो माइनस 2y² जेड स्क्वायर प्लस 2z² एक्स स्क्वायर। ठीक, नीचे गए और नीचे जाने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम चाहे तो कॉमन अभी रख देते हैं, अभी बात, पहले इसको काटना पीटना शुरू करिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये तीनों खत्म हो गए। 2x² वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, रहने देते हैं। माइनस 2y² जेड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव नेगेटिव सेम है, कैंसिल होगा तो केवल एक। अब मेरे पास बचेगा क्या, ऊपर देख लीजिए, ऊपर की बचने की स्थिति है ये 2x² वाई स्क्वायर 2x² वाई स्क्वायर, ये दोनों बच रहे हैं। हम लिख सकते हैं 4x² वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब माइनस यहाँ पर ए दोनों बचा है, तो -4y² z², और नीचे अपने पास क्या है, y² कॉमन है और x² - z², है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी कुछ किया नहीं था हमने। यहां से हम चाहें तो 4 कॉमन कर सकते हैं, देखिए 4 अगर कॉमन किया तो अब 4 के साथ साथ हम y² भी कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा y² - z² ना, y² - z², और नहीं y² क्यों, x² - z² ना, क्योंकि y² तो कॉमन ही कर चुके हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x² - z², और नीचे अपने पास क्या है बताइए, यही है, ये जो लिखा है y² x² - z², ए से खत्म कर दिया, यहाँ 4 बचा, x² ये भी खत्म हो गया, केवल 4 बच रहा है, तो 4 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। एकदम बढ़िया सवाल है, अच्छे से इसको पॉइंट करिएगा। अगला देखिए, ये सवाल देखिए एकदम उसी तरह से, मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपके पैटर्न में अलजेब्रा का बहुत, मतलब जैसे अगर आपको सही में सीरियसली मेरी बात समझ में आती है तो आप अलजेब्रिक बहुत होइएगा, अलजेब्रा अच्छे से करिएगा। y की पावर p की पावर 2 है और y की पावर q की पावर 2 है बराबर y की पावर 24 है। यहाँ पर बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, अर्थात y की पावर p² - q² है बराबर y की पावर 24 है। बेसिस सेम होते तो पावर भी इक्वल हो जाती है, p² - q² बराबर 24 हो गया। इसने कहा p - q अगर 6 है तो हमसे p + q का मान पूछ रहा, जब आपको पता है p² - q² बराबर 24 है तो आप इसको लिख दीजिए p + q, p - q, p + q, p - q, करेक्ट है, बराबर आप 24 कर दीजिए, तो p - q कितना है, 6 है, तो p + q यहाँ पर हमको फाइंड करना है, और बराबर 24 है, तो 6 चौके 24 होता है, 4 हो जाएगा इसका मान, अर्थात p + q आपका हो रहा है 4। 4 देखिए इसका भी आंसर हो रहा है, सी विकल्प राइट सोल्यूशन है ना, ये भी बढ़िया सवाल है। 7वां डन होता है, 8वें पर आ जाइए। रीना राज्य ए से राज्य बी जाने में 8 घंटे 15 मिनट लेती है ना, एक राज्य ए है और दूसरा राज्य बी है, यहां से यहां तक पहुंचने में रीना लेती है कुल 8 घंटे और 15 मिनट, ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट। वह दोपहर 12 बजे तक राज्य 12 बजे राज्य बी पहुंचती है, मतलब ये 12 बजे पहुंची है, तो कितने बजे उसने यात्रा शुरू करी थी यही पूछ रहा है, दोपहर 12 बजे पहुंची है। अब आप इसमें से घटा दीजिए, क्या घटा दे, जैसे इसने पूछा है वह दोपहर 12 बजे राज्य बी पहुंचती है, तो राज्य ए से कितने बजे निकली थी, कितने बजे निकली थी आपको सोचिए, पूर्वाहन का दिया, सुबह निकली होगी, तो 12 में से 8 घंटे 15 मिनट घटा दीजिए, घटाइए तो 45 हो जाएगा, और एक निकला होगा, 1 घंटा उधर गया होगा, तो यहाँ 11 से 8 3, सुबह 3:45 से 3:45 सुबह से वह अपने राज्य ए को छोड़ी होगी, तब जाकर के वहां पर वह कितने बजे, ठीक जो है 12 बजे पहुंच पाई होगी, क्योंकि टोटल 8 घंटे 15 मिनट उसको लग रहा है, 8 3 11 वैसे भी हो गया, ठीक है, और 15 मतलब 11 के बाद जो है भाई, क्योंकि 12 बजे पहुंची है तो अब वह 3:45 पर चली होगी, तभी तो 11, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, 3:15, 8 3 11, अभी इधर जो है 3:45 और ऐड कर लीजिए, 45 15 जोड़िए, एक हो जाएगा तो कुल 12 बजे पहुंचा देगी। दो संख्याएं 5 12 के अनुपात में है, इनका मासा 24 है। इन संख्याओं का मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल ऐसे दिया था, अगर अनुपात हमको 5 12 दिया है, दो पदों का रेशियो हमको 5 12 दिया है, 5 11, और एचसीएफ भी दे रखा है ना, एचसीएफ कितना दिया है बताएं, एचसीएफ दिया है 24, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, अनुपाती पदों को जोड़ दें, 11 5 16 होता है, 16 गुणे 24 कर दें, 16 चौके 64 की 4 हासिल 6, 16 दूना 32 से क्या होता है 38, 384, सीधा सीधा कर सकते हैं। अगर आपसे संख्याएं पूछा होता तो 24 पंचे 120, 24 गुणे 11, राइट सोल्यूशन हो जाता। ठीक, चलिए लास्ट है एक बहुफलक, ये बहुत सवाल बनता है। बहुफलक मतलब होता है टेट्राहेड्रन को कहते हैं, मतलब ये कोई भी पॉलीहेड्रन, मतलब किसी भी प्रकार का 3D फिगर, 3D फिगर बंद आकृति होगी, जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, कोई क्यूबाइड कोई क्यूब, इस तरह के जितने भी फिगर होते हैं सबकी बात की जा रही है। जैसे मान लो हम अगर इस कमरे में खड़े हैं तो कमरा हमारा क्यूबाइड के शेप में है, फर्श है, जैसी फर्श वैसी छत है, बगल की दीवारें हैं, सामने की दीवारें हैं, तो 6 तो सरफेस हो जाते हैं। क्या क्या होता है पहले सुनिए, जैसे अगर हम कमरे को क्रिएट करें, हम क्या बताना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। बहुफलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। जब एफ ई और बी, एफ मतलब होता है फेसेस, मतलब सतह कह दीजिए इसको, ठीक है, सतह। ई मतलब होता है एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे ना, किनारे, किनारे मतलब जो दीवाले आप कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं। बी मतलब वर्टिसेस होता है, जिसको आप लोग जो है वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो मेरा कमरा है या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बहुफलक हो, अब आप देखिए इसको ऐसे क्रिएट करें ना,
मैं आपको टोटल बताता हूँ क्या इसका एक रिलेशन होता है प्रत्येक के बीच में। इन तीनों के बीच में एक संबंध है। अगर कोई भी आप पॉलीहेड्रन देखिएगा तो उनमें तीनों में ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है वही मैं लिखने जा रहा हूँ, सुनिएगा, लिखने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें इसके तो देखिए फर्श है, फर्श में कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4। वर्टेक्स की बात करें इधर 4, जैसे 4 हम ऐसे कमरा हम भी खड़े यहाँ पे, 4 तो फर्श के हैं और 4 ही कॉर्नर ऊपर पर भी हैं, तो टोटल मिला के 8 वर्टेक्स हो गए। कितने, 8 वर्टेक्स, करेक्ट है। अब बात आती है वर्टेक्स टू वर्टेक्स एजेस, तो 4 तो फर्श में ही हो गई, 4 दीवालों को मिलाने की हो गई, 4 फर्श छत छत को मिलानी, टोटल यहाँ पर अगर एजेस की बात करेंगे तो 12 हो गया, 12 हो गया। अब आती फेसेस की, फेसेस का मतलब सतह, एक फर्श एक छत, दो दो दो, तो टोटल 6 यहाँ पर फेसेस हो गए। अब इनका एक रिलेशन है, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं वर्टेक्स को फेसेस से जोड़ता हूं तो हमेशा एजेस के बराबर, एजेस प्लस 2 आता है। एजेस प्लस क्या आता है बताइए, 2 आता है। मतलब एजेस में अगर हम 2 जोड़ दें, एजेस मतलब किनारों में अगर हम 2 जोड़ दें तो वह वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु और फेसेस मतलब सतह के योग के बराबर हो जाता है। अब अगर आप एक किसी में भी लागू होगा, सब में चलेगा। जैसे यहां पर देखिए फेसेस हैं 6, फेसेस हैं 6, अब यहां पर फेसेस 6 कर दिया, एजेस हैं 10, एजेस हैं 10 और वर्टेक्स है 6, वर्टेक्स है 6। अब हमने क्या आपको लिखवाया, हमने कहा कि वर्टेक्स प्लस फेसेस बराबर एजेस प्लस 2 ना, एजेस प्लस 2। अब 10 में 2 जोड़ दीजिए, 10 2 12, तो सही हो गया, है ना। इसी तरह से बाकी भी देखिए, तो हमने क्या बोला है, वर्टेक्स प्लस फेसेस सब में ही लगाइए, वर्टेक्स प्लस फेसेस मतलब 2n को इसमें जोड़ेंगे तो 3n प्लस 2 हो गया, 2n प्लस n 3n प्लस 2 हो गया। अब 3n प्लस 2 है तो यहां पर भी तो 2 जोड़ देने से इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये भी सही है। मतलब हमें गलत ढूंढना है। फिर देखिए वर्टेक्स प्लस फेसेस 10 7 17, 14 में 2 जोड़ने से 17 नहीं आता, 3 जोड़ने से, ये गलत हो गया, इसलिए सी विकल्प आपको सही लेना पड़ेगा। सी विकल्प यहां पर क्योंकि गलत है तो यही आपका सही है। इधर भी देखो वर्टेक्स प्लस फेसेस 11 8, 11 8 कितना होता है 19, और 17 में 2 जोड़ी 19 होता है। हर जगह सही है, केवल एक सी विकल्प आपका गलत है, तो आपको इसको पॉइंट करना है और ऐसे किसी भी सवाल के लिए तैयार, इस रिलेशन को दिमाग में रखिएगा जो मैंने बताया, हर जगह अप्लाइड होगा। तो चलिए इतना मैंने आपको करा दिया और आई होप सफिशियंट है, बहुत समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी उतनी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कुछ अगर सुझाव हो फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब किए रहिएगा जिससे कि हम भी आपसे कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच सभी को।